नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार समता कोचिंग पर। तो प्यारे मित्रों, लास्ट सेशन में हम लोग कनाडा के संविधान पर बात कर रहे थे और कनाडा के संविधान में हम लोगों ने पहला देखा कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हमारे भारत में है और कहाँ से ली गई है, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने संघीय व्यवस्था देखी और उसके बाद हम लोगों ने एकात्मक व्यवस्था देखी। ये सभी कैसे बनती हैं ये देखी, इनमें अंतर देखा और इनकी अपनी अपनी विशेषताएं देखी। हम लोगों ने आपको बताया कि भाई जो भारत है, भारत में ना तो पूरी तरीक़ा से संघात्मक है ना ही एकात्मक है, बल्कि साथियों संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर ज़्यादा झुकाव है हमारे यहाँ। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है या संघीय होते हुए भी एकात्मक की ओर झुकाव है। इसी को हम लोग अर्ध संघात्मक या फिर क्वासी फेडरल कहते हैं। मैंने आपको बताया होगा साथियों कि भारत ने संघीय व्यवस्था क्यों नहीं ली पूरी तरीक़ा से, क्योंकि साथियों हमारा जो भारत है वो अमेरिका के जैसा नहीं बना है। जैसे जिस प्रकार से अमेरिका राज्यों के समझौते से बना है उस प्रकार से भारत नहीं बना है। भारत तो साथियों मैंने आपको बताया होगा, भारत तो 500-550 से ज़्यादा देशी रियासतों में विभाजित था और उन सबको एक किया गया, एकीकरण किया गया उन सब का। साम दाम दंड भेद सभी प्रक्रियाओं को अपना करके सरदार पटेल साहब द्वारा इनका एकीकरण किया गया। इसलिए एक कारण ये था कि हमने संघीय व्यवस्था पूरी तरीक़ा से इसलिए नहीं ली है क्योंकि सर भारत अमेरिका जैसा नहीं बना है। दूसरा कारण था कि सर सामान्य परिस्थितियों में आज़ादी नहीं मिली जिस प्रकार से हम लोग अनुमान लगा रहे थे, ये कारण था। तो इन सब बातों पर चर्चा हुई तो कि भारत में कौन सी है, तो भारत में क्वासी फेडरल है या फिर अर्ध संघात्मक है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है या संघीय होते हुए एकात्मक की ओर झुकाव है। मैंने एकात्मक के फीचर बताए आपको कि एकात्मक की कौन कौन सी विशेषताएं भारत में हैं। इसमें मैंने आपको पहला बताया होगा कि केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति करवाना, आर्टिकल 356 एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 है ना, आर्टिकल नंबर 3 राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, है ना। तो ये सब बातें बताई होंगी मैंने आपको। और राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व ये सब क्या है, ये एकात्मक फीचर हैं हमारे संविधान के। क्लियर है, लिख देंगे। तो देखते हैं आज ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आज मैं समाप्त करके जाऊंगा इसी क्लास में। लगभग 1-1.25 घंटे क्लास होगी और इस क्लास में इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे और अगला चैप्टर भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे संविधान की विशेषताएं। और संविधान की विशेषताएं लगभग आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये समझ लीजिए 2-4 हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं। लगभग आप लोग सब कुछ देख चुके हैं, समझे, सब कुछ देख चुके हैं आप लोग। तो उन सभी विशेषताओं पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ठीक है भाई, देखते हैं आज नेक्स्ट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हम लोग। ऑस्ट्रेलिया का संविधान देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, यहाँ से साथियों हम लोगों ने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। तो पहला समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट है। दूसरा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। नंबर 3
व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, तो ये प्रावधान हमने लिए हैं भाई ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। पहला तो आप जानते ही हैं, क्यों भाई, जानते ना जानते हैं, समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट। और इस समवर्ती सूची पर कानून कौन बना सकता है? क्यों भाई, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है कनकरेंट लिस्ट पर? तो क्या सर, समवर्ती सूची पर सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है कनकरेंट लिस्ट पर। भारत में कितने विषय हैं इसमें? 52 सब्जेक्ट हैं। ठीक है। बात करें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसको जॉइंट सिटिंग भी कहते हैं, जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग। इस पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जॉइंट सिटिंग पर, हालांकि जब संसद हम लोग पढ़ाएंगे तब आप देखेंगे इसको, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए साथियों, डाल दीजिएगा संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग। संयुक्त बैठक की जो चर्चा है, जो इसके बारे में बताया गया है, वो आर्टिकल 108 में बताया गया है, 108 में बताया गया है। क्लियर है? इसको जानने से पहले साथियों हम लोग देखें कि भारत में कानून कैसे बनता है भाई, कि सर कोई विधेयक किसी एक सदन में आता है, उसके बाद दूसरे सदन में जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जैसे साइन करते हैं वैसे ही वो एक्ट बन जाता है। इतना आप लोग जानते हैं, इतना आप लोग जानते हैं कि सर कोई विधेयक, कोई बिल किसी एक सदन में आता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, जैसे ही दूसरा सदन उसे पास कर देता है वो राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है, और राष्ट्रपति जैसे इस पर हस्ताक्षर करते हैं वो एक्ट बन जाता है, वो कानून बन जाता है। इतना आप सभी जानते हैं, इतना आप सभी जानते हैं। मान के चलिएगा साथियों कि लोकसभा में कोई बिल आया, लोकसभा में कोई बिल आया, लोकसभा में कोई बिल आया, मान के चलो लोकसभा में बिल आया है कि जो 60 साल के, 60 साल के या 60 साल से प्लस के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 2000 रुपया प्रति माह सरकार देगी। ये बिल आया है, ठीक है भैया, ये आया है। अब ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, ये लोकसभा से पारित हो गया, लोकसभा ने इसको पारित कर दिया, क्योंकि भैया एक सदन से ये पारित हो गया, पहुंचा ये राज्यसभा में, दूसरे सदन में पहुंचा। अब ये जो बिल है जो राज्यसभा के पास पहुंचा है, अब राज्यसभा के पास इसको लेकर के क्या क्या ऑप्शन है, राज्यसभा के पास क्या क्या ऑप्शन है भैया? तो कि सर राज्यसभा के पास ऑप्शन है इसको पास कर दे, है ना, अरे पास कर दे, पास कर दे। अगर पास कर देगी तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद एक्ट बन जाएगा। क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है। दूसरा है राज्यसभा के पास कि भैया मना कर दे, पास ना करें, है ना, मना कर दे, और मना कर सकती है। भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो ये बताता हो कि किसी एक सदन द्वारा पारित बिल को दूसरा सदन इतने समय में उसको पारित करेगा, नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है। लोकसभा द्वारा पारित किए गए किसी भी विधेयक को राज्यसभा, अपवादों को छोड़ दें, अभी आप अभी अपवादों को छोड़ दें, यह समझें, तो लोकसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक को राज्यसभा
अनियंत्रित काल तक रोक सकती है, कितने भी समय तक रोक सकती है। संविधान प्रोविजन नहीं करता कि भैया राज्यसभा इतने समय में इसको पारित करेगी, या कोई भी सदन है, किसी भी सदन में। तो दूसरा ऑप्शन है कि साहब मना कर दे, मना कर देगी तो क्या हो जाएगा, लटक जाएगा मामला, यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। जब यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो एक्ट नहीं बनेगा। तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा के पास कि वो इसमें संशोधन करें, संशोधन कर सकती है, इसमें वो संशोधन कर सकती है। वो कहे कि साहब ऐसा है, ये जो 60 साल जो आपने उम्र रखी है ना, ये 60 साल की उम्र के अगर लोगों को हम 2000 रुपये प्रति माह देंगे तो हो सकता है कि राजस्व पर ज़्यादा बर्डन पड़े, राजस्व पर ज़्यादा भार हो जाए कि पैसा बहुत चाहिए, फिर 60 साल प्लस के लोग बहुत हैं। तो क्या 60 नहीं, इसे 70 साल कर दो, इसे क्या कर दो, इसे 70 साल कर दो, इसे क्या कर दो, इन्होंने संशोधन किया, इसे 70 साल करो, 70 साल के बुजुर्गों को देगी सरकार के। अब जैसे इन्होंने संशोधन की सिफारिश करी, इन्होंने संशोधन किया, किन्होंने, राज्यसभा वाले लोगों ने, राज्यसभा ने संशोधन किया। अब ये जो संशोधन हुआ है ये फिर कहाँ जाएगा, फिर लोकसभा के पास जाएगा, फिर लोकसभा के पास जाएगा, और लोकसभा चाहे तो उसको पास कर दे, लोकसभा चाहे तो उसको पास कर दे, और पास कर जाएगा। लोकसभा यदि पास कर देगी, कहाँ साहब 60 ना 70 साल के लोगों के लिए हम देंगे 2000 रुपये महीना, तो वो उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद उसे एक्ट बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो। और क्या है, लोकसभा जो है उसे पास ना करें, पास ना करे तो लोकसभा उसे पास ना कर सकती है, मना कर सकती है कि ना 60 साल रहने दो, 60 साल ही रहने दो, समझे। और राज्यसभा के पास क्या ऑप्शन है भाई, 3 ऑप्शन तो देख लिए, पास कर दे, पास कर दिया तो एक्ट बन जाएगा, उसके बाद मना कर सकती है, बिल्कुल मना कर सकती है, तीसरा है संशोधन कर सकती है, और यदि कुछ संशोधन करती है राज्यसभा तो वो जो संशोधन राज्यसभा ने किया है वह संशोधन पुनः लोकसभा के पास जाता है, और लोकसभा चाहे तो उसे पास कर सकती है, लोकसभा चाहे तो उसे पास कर सकती है, मना भी कर सकती है। अब साथियों आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो बिल था, ये जो विधेयक है, ये पास कहाँ कहाँ हो रहा है, ये पास किन किन परिस्थितियों में हो रहा है भाई, कि सर ये जो पास हो रहा है ये 2 कंडीशन में हो रहा है। पहला, लोकसभा से कोई विधेयक राज्यसभा में आया तो वो उसे पास कर सकती है, हो गया पास, राष्ट्रपति साइन कर देंगे, बन गया एक्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इन्होंने संशोधन किया, राज्यसभा वालों ने, राज्यसभा ने संशोधन किया कि ना 70 साल कर दो, उसके बाद ये लोकसभा के पास गया, लोकसभा चाहे तो इसे पास कर सकती है, और जैसे ही लोकसभा इसे पास कर देगी वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा। तो 2 कंडीशन में ये विधेयक पास हो रहा है, यहाँ पर बात समझ में आ रही है। तीसरा ऑप्शन मैंने बताया आपको कि संशोधन कर सकती है, ठीक है। चौथा ऑप्शन राज्यसभा के पास ये है कि राज्यसभा ना तो पास करे और ना ही उसको मना करे, ना तो हाँ करे और ना ही ना करे, अपने पास ही पड़ा रहने दे, न तो पास करे ना ही मना करे, ना तो उसको पास कर रही है राज्यसभा, ना ही उसको मना कर रही है, बल्कि अपने पास पड़े रहने दे रही है, अपने पास रहने दे, अपने पास रहने दे कि भैया ना तो वो हाँ कर रही ना ना कर रही, ना तो राज्यसभा हाँ ही कर रही है, पास कर रही है, ना ही उसे मना कर रही है, ना ही उसको मना कर रही है। बात समझ में आ रही है आपको। और वो क्या कर रही है, वो अपने पास ही पड़े रहने दे विधेयक के लिए, पड़े रहो पड़ा तो। और साथियों सुनिए, जब कोई विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में जाता है और वो ना तो वो सदन उसे पास करता है ना ही मना करता है, अगर ऐसी स्थिति 6 महीना तक बनी रहती है,
अगर ऐसी स्थिति 6 माह तक बनी रहती है, यदि ऐसी स्थिति कितने महीना तक भैया, यदि ऐसी स्थिति कितने महीना, 6 महीना तक बनी रहे, 6 माह तक बनी रहे, तो उसे माना जाता है कि इन दोनों सदनों के बीच हो गया है डेडलॉक। क्या हो गया है, डेडलॉक हो गया है, इन दोनों सदनों के बीच हो गया डेडलॉक, या फिर जिसे कहते हैं हम लोग गतिरोध। क्या कहते हैं, गतिरोध कहते हैं, है ना भैया, कि डेडलॉक हो गया है, गतिरोध इन दोनों सदनों के बीच में हो गया है, ऐसा मान लिया जाएगा। बात समझ में आई कि भैया किसी एक सदन द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को दूसरा सदन ना तो हाँ करे ना मना करे, बल्कि 6 महीना ऐसे बीत जाएं कि अपने पास ही पड़ा रहने दे, कोई निर्णय ही नहीं निकल पा रहा उस पर। तो ऐसी स्थिति में अगर 6 महीने बीत जाते हैं तो उसे माना जाता है गतिरोध या फिर डेडलॉक। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, अरे ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक इंतजार कर रहा है दूसरे का, दूसरा कोई जवाब ही ना दे रहा, 6 महीने बीत गए। वैसे ही ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि राष्ट्रपति, ऐसी कंडीशन में क्या होता है मेरे साथी, ऐसी कंडीशन में जो राष्ट्रपति साहब हैं, राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत वे बुला सकते हैं संयुक्त बैठक, वे बुला सकते हैं संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग। क्या बुला सकते हैं, जॉइंट सिटिंग वह बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संयुक्त सत्र अलग चीज़ है, वो जॉइंट सेशन है। एक बार पेपर में जॉइंट सेशन को लिख दिया था संयुक्त बैठक, यूपीपीसीएस के पेपर में। तो साथियों ऐसी स्थिति जब बनती है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत एक संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो संसद के 2 सदन हैं वह एक साथ बैठेंगे। क्या बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे, सेंट्रल हॉल में बैठेंगे। जैसे अब क्या बैठेंगे, लोकसभा है ना भैया, लोकसभा मान के चलो, ये क्या है, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, और ये क्या है, ये सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल है ये। और इस सेंट्रल हॉल में बैठेंगे, इसके किसने 545 मेंबर, इसके 245 मेंबर। अभी एक साथ बैठेंगे, जॉइंट सिटिंग है ये, संयुक्त रूप से बैठेंगे ये। और कितने हो गए, लगभग 45 दूनी 90 और ये 790, 790 लोग एक साथ बैठेंगे। अब 790 लोग एक साथ बैठेंगे। अब बात समझ में आई, बात समझ में आई आपको। और जब ये बैठेंगे और इसको चेयर कौन करेगा, इसको भाई संयुक्त जो बैठक है, संयुक्त बैठक है, जॉइंट सिटिंग को चेयर कौन करेगा, या फिर इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। और यदि नहीं है ये तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। बात समझ में आ रही है आपको, लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। तो कि सर जब सेंट्रल हॉल में बैठक बुलाई, जॉइंट सिटिंग किसने बुलाई, राष्ट्रपति साहब ने बुलाई, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, अब लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे, या लोकसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। सभापति नहीं रहे, सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उपराष्ट्रपति होते हैं सभापति, इसलिए उपसभापति। समझ में आई।
अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर चाहिए बहुमत, यहाँ पर चाहिए भैया बहुमत चाहिए यहाँ पर। अब ले आओ उसके लिए जो बिल था जिसमें प्रोविज़न था कि 60 साल से प्लस के जो लोग हैं उनके लिए हम क्या देंगे, 2000 रुपया प्रति महीना देंगे। अब बिल में तो बहुत बातें होंगी, ये जो विधेयक था विधेयक में तो बहुत बातें होंगी। उस विधेयक का एक प्रोविज़न था, एक प्रावधान था कि हम 2000 रुपया देंगे। तो अब संयुक्त जो बैठक हो रही है, जो जॉइंट सिटिंग हो रही है, संयुक्त बैठक में उस विधेयक के, जो पूरा विधेयक था, पूरे विधेयक के उस प्रावधान पर चर्चा होगी जिसकी वजह से गतिरोध बना था, जिसकी वजह से डेडलॉक हुआ था। ध्यान रखिए, पूरे विधेयक या पूरे बिल पर चर्चा नहीं होती है, बल्कि उस बिल के उस प्रोविज़न पर चर्चा होती है जिसकी वजह से डेडलॉक हुआ है। डेडलॉक किसकी वजह से हुआ है, 2000 रुपया वाले मामले की वजह से हुआ है। बुला लिया मामला, आ गया साहब, और आने के बाद इसका चाहिए बहुमत। 790 का बहुमत कितना होगा भाई, अरे 790 का बहुमत कितना होगा, तो इसका चाहिए बहुमत 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। आप कहोगे कि सर जी एक बात बताओ कि 50% प्लस 1 चाहिए, 50% प्लस 1 चाहिए, तो कि यहाँ पर तो लोकसभा के सदस्य ज़्यादा बैठेंगे, फिर यहाँ तो लोकसभा के सदस्य ज़्यादा बैठेंगे और राज्यसभा के सदस्य कम हैं। इसका मतलब सर जी लोकसभा के ऊपर से लोकसभा का अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं निष्पक्ष मामला तो होगा नहीं। और लोकसभा के पास सदस्य ज़्यादा हैं तो बहुमत लाने में उसको आसानी होगी, और जो लोकसभा करना चाहेगी वो हो जाएगा आसानी से। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो सर यहाँ पर तो मामला हो सकता है खराब। इसी बीच में आप सब कहोगे कि सर विपक्ष भी तो है, क्या विपक्ष भी तो है, क्या विपक्ष को जोड़ के ये सब मिला लेंगे, उसके बाद इसके बिल को पास ना होने दें, बहुमत ना मिले। हो सकता है 790 का 50% ना मिले, कि राज्यसभा के कुछ मिल जाएंगे, कुछ जो है विपक्ष के मिल जाएंगे लोकसभा में भी, तो क्या हाँ हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है, जब आप लोगों ने विपक्ष तैयार किया हो। लेकिन आप लोग तो विपक्ष की वजह से, भाई विपक्ष को तो आप दुश्मन मानते हैं। भाई आप लोग विपक्ष को विपक्ष मानते कब हैं, आप लोग तो विपक्ष को देश के लिए खतरा मानते हैं, राष्ट्र के लिए खतरा मानते हैं उसको आप लोग। और आप लोग तो नारों में बह जाते हैं कि 400 पार। समझ रहे हैं कुछ, अरे कुछ समझ रहे हैं आप क्या हो सकता है, सर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है साथियों। तो इन नारों में नहीं बहना है, बहुत कुछ समझना है साथियों, बहुत कुछ समझना है। तो क्या सर यहाँ पर मामला खराब हो सकता है, लोकसभा के पास यहाँ पर जो ज़्यादा शक्ति हो सकती है, लोकसभा के पास ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए ये पारित कर आसानी हो सकती है इसको पारित कराने में। कहाँ साहब हो सकती है, सही बात है, सही बात है। तो क्या साथियों हमारे संविधान निर्माताओं को ये नहीं दिख रहा था क्या, हमारे संविधान निर्माताओं को ये सब कुछ दिख नहीं रहा था क्या, कि यहाँ पर लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली बैठ रही है, लोकसभा जो चाहेगी वो कर लेगी। बिल्कुल दिख रहा था भाई, इसका भी इलाज किया गया। ये बताइए साथियों, क्या सभी विधेयक पर जॉइंट सिटिंग आ जाएगी क्या? भाई सभी विधेयकों पर जॉइंट सिटिंग आती है क्या? नहीं भैया, सब पर नहीं आती है, सब पर नहीं आती है, सब पर नहीं आती है। कौन कौन से हैं जिन पर नहीं आती है? जैसे पहला है संविधान
संशोधन विधेयक। तो यदि संविधान संशोधन विधेयक, संविधान में यदि संशोधन करना है, वो संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा लेकर के आई है, विधेयक लोकसभा लेकर के आई है, उसके बाद वो राज्यसभा में गया और राज्यसभा उसको अनंत काल तक रोक सकती है, चाहे वो 6 महीना बीत गए हो, 1 साल बीत गया हो, 2 साल बीत गए हो, 3 साल बीत गए, वो चाहे तो उसको पास ना करे। तो संविधान संशोधन विधेयक को लेकर के राज्यसभा और लोकसभा के पास बराबर शक्तियां हैं साथियों, बराबर शक्तियां हैं। एक विधेयक और है जिस पर जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, वो है धन विधेयक, वो है धन विधेयक, मनी बिल, मनी बिल, धन विधेयक। इस पर जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। तो सर कई विधेयक ऐसे हैं जिन पर जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती, हालांकि अभी तक 2-4 बार ही ऐसा हुआ है, ऐसी कंडीशन आती नहीं है हालांकि। तो कुछ समझे आप लोग? धन विधेयक को लेकर के इस पर भी साथियों मैंने आपको बताया कि जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई सकती। धन विधेयक के बारे में थोड़ा देखें हम लोग। मान के चलिए साथियों, धन विधेयक आया लोकसभा में, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही आता है, मैं आपको बता दूं। मनी बिल लोकसभा में आया, धन विधेयक लोकसभा से गया राज्यसभा के पास, उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास, जैसे ही प्रेसिडेंट साइन करेंगे वो हो जाएगा अपना। अब ये बताइए, लोकसभा से पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा के पास गया, और राज्यसभा के पास धन विधेयक को लेकर के क्या क्या ऑप्शन है, इसके पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन तो भैया पास कर दे, है ना। अरे पहला ऑप्शन तो ये है कि सब पास कर दे, पास कर दे। दूसरा ऑप्शन क्या है? मना कर दे। नहीं, मना नहीं कर सकती वो होल्ड कर सकती है, उसको होल्ड कर सकती है, उसको रोक सकती है, रोक सकती है, उसको होल्ड कर सकती है, उसको रोक सकती है। कितने दिनों तक? मात्र 14 दिनों तक, मात्र 14 डेज तक। यानी धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है, 14 दिनों तक रोक सकती है। इसको 14 दिनों के भीतर इसको पास करना ही होगा, पास करना ही होगा। यदि 14 दिन से ज़्यादा बीत गए हैं तो ये समझ लीजिएगा कि भैया ये जो धन विधेयक है, धन विधेयक राज्यसभा से पारित माना जाएगा। यानी 14 दिन से ज़्यादा बीत गए लेकिन राज्यसभा ने इस पर वोटिंग नहीं करी तो क्या हो जाएगा? वह पारित माना जाएगा, वह पारित माना जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि इसमें संशोधन नहीं करा बल्कि संशोधन की सिफारिश कर सकती है, संशोधन की सिफारिश, संशोधन की सिफारिश कर सकती है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हैं। कैसे? प्लीज़ कर सकते हैं आप लोग। तो संशोधन सिफारिश कर सकती है लेकिन 14 दिन तक रोक सकती है। बात समझ में आई? 14 दिन से ज़्यादा रोकती है तो उसको पारित मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है इसके पास, राज्यसभा के पास? मैं पूछ रहा हूँ कोई ऑप्शन है या नहीं है? कोई ऑप्शन है भी या फिर बिल्कुल ही नहीं है कुछ भी? भाई उसको पास करना ही है 14 दिन के अंदर अंदर, नहीं करेगी तो वैसे ही पारित मान लिया जाएगा। तो कोई ऑप्शन है भी या कोई नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं साथी, कोई ऑप्शन नहीं। धन विधेयक को पास करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं उसके पास। ठीक है भाई। तो ये था आपकी जॉइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक, ठीक है। और संयुक्त बैठक
में दोनों लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठते हैं इसके सदस्य, और क्या चाहिए, बहुमत चाहिए, 50% प्लस वन चाहिए। और साथ ही एक बात गौर से सुनिएगा, पूरे विधेयक पर, पूरे बिल पर चर्चा नहीं होती है, बल्कि उस विधेयक के, उस बिल के उस प्रोविजन पर चर्चा होती है जिसकी वजह से डेडलॉक हुआ था, जिसकी वजह से गतिरोध उत्पन्न हुआ था। क्लियर है। उसके बाद इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं है लोकसभा का तो राज्यसभा का सभापति करता है। क्लियर है। ये था संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग, और बकाया सब आप सभी जानते ही हैं। ये संयुक्त बैठक के बारे में हम लोगों ने देखा। ये कहाँ का था, ये ऑस्ट्रेलिया का संविधान था, ये ऑस्ट्रेलिया का संविधान था। ऐसे ही जर्मनी का है, जर्मनी का संविधान। जर्मनी से क्या लिया है, जर्मनी से हमने लिया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का सस्पेंशन या निलंबन, जर्मनी से ये लिया है। जापान से, जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है, जो मैंने आपको बता दी है। जब यथोचित विधि प्रक्रिया और ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको बताया कि ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये हमने जापान से ली है। क्लियर है भैया। तो अगला डाल दीजिए आप लोग, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड। चलिए, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से जो प्रावधान ले गए भाई साहब, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान। और आयरलैंड के संविधान से हमने क्या प्रावधान लिए, पहला, राज्य के नीति निदेशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। और राज्यसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा में नामांकन, राज्यसभा में मनोनीत, मनोनीत, राज्यसभा में मनोनीत या नामांकन, इसे हम लोग नॉमिनेशन कहते हैं, नॉमिनेशन या नॉमिनेटेड की प्रक्रिया, की
प्रक्रिया, ये प्रावधान हमने यहाँ से लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है भैया। तो आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। ये आपको कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ये जो डीपीएसपी है इसको भाग 4 में आपको पढ़ना है, भाग 4 में पढ़ना है और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में आपको पढ़ना है। ठीक है। तो ध्यान देंगे, इसको हम जब भी पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ये भी हम लोग जब भी पढ़ेंगे राज्यसभा वगैरह में। यहाँ तक क्लियर है? ये लिख लीजिएगा साथियों, आप लोग लिखते चलेंगे। उसके बाद अगला जो संविधान आता है अपना वो है फ्रांस का संविधान। लिखिए फ्रांस का संविधान, फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या लिया है? गणतंत्रात्मक ढांचा, गणतंत्रात्मक ढांचा। दूसरा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये लिया है। गणतंत्रात्मक ढांचा पढ़ेंगे हम लोग गणतंत्र के बारे में, प्रियम्बल जब पढ़ेंगे तो। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये भी हम लोग पढ़ेंगे, तभी पढ़ लेंगे जब प्रियम्बल पढ़ेंगे। अगला जो संविधान आता है हमारा, फ्रांस हो गया। फ्रांस के बाद आता है यूएसएसआर का संविधान या सोवियत संघ का संविधान। यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ का संविधान, यूएसएसआर यहाँ लिख लीजिए। यूएसएसआर या सोवियत संघ का संविधान, सोवियत संघ का संविधान। यहाँ से क्या लिया है? यहाँ से हमने सोवियत संघ के संविधान से पहला मौलिक कर्तव्य लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिए हैं। दूसरा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आदर्श, यहाँ से हमने लिए हैं। मौलिक कर्तव्य जो हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 का और आर्टिकल 51A में, इनको हम लोग पढ़ेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रस्तावना जब हम पढ़ेंगे, प्रस्तावना में बताया गया है कि भैया न्याय क्या होता है, न्याय के बारे में बताया गया और न्याय के प्रकार बताए गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इन्हें बताया गया। उसके बाद देखेंगे भैया न्याय का सही मायने में अर्थ क्या होता है, जो संविधान के अनुसार हो सकता है। ठीक है भैया। तो ये है यूएसएसआर के संविधान से संबंधित बातें।
यूएसएसआर से दो बातें ध्यान रखनी है, एक मौलिक कर्तव्य, दूसरा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात करनी है। ठीक है, अगला है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। भाई दक्षिण अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद देखते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका का ख़त्म होगा वैसे ही ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा आपका, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप लोग ऑफलाइन में होते तो आपको मैं ये समझ लीजिए इन्हीं सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ विचार पहुंचते आप लोगों के पास, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत चीज़ें छोड़ी हैं। मैं क्लियर बता रहा हूँ, आप लोगों को बहुत चीज़ें छोड़ी हैं, क्योंकि साथियों कहा जाता है ना कि मैं आपको कितना भी अच्छा दे दूं लेकिन आप लोग फिर भी क्या कहोगे, फिर भी ना पढ़ोगे। आप लोग फिर भी ना पढ़ोगे, मुझे पता है ना। पढ़ने वाले बच्चा कमेंट भी करता है, वो बात भी बताता है, सब कुछ बताता है, कोशिश करता है वो फैकल्टी से बात करने की। लेकिन आप लोग तो मुर्दों की तरह पढ़ाई कर रहे हैं भाई, क्या है ये। बहुत बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है इस सब्जेक्ट में, जो साथियों आपको एक मानव, एक नागरिक बनाने की परिकल्पना पर आधारित है, जो आपको नागरिक बनाने की ओर जोर देते हैं। लेकिन आप लोग नागरिक नहीं बनना चाहते, आप लोग नागरिक नहीं बनना चाहते, मैं कह रहा हूँ आपसे। चलिए देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका का संविधान। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। पहला, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा है राज्यसभा का निर्वाचन। राज्यसभा का निर्वाचन। राज्यसभा का निर्वाचन, लेकिन राज्यसभा में मनोनयन कहाँ से लिया गया, वो आयरलैंड से लिया गया है। दोनों में अंतर है भैया, ये निर्वाचन है, वो मनोनीतकरण है, वो नॉमिनेशन है, ये इलेक्शन है, तो दोनों में अंतर है। देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चलिए
चलिए साथियों, तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, तो हम बात कर रहे हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर। तो डाल दीजिए टॉपिक संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन के विषय में साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विषय में आर्टिकल 368 आपको बताता है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के बारे में आप बताता है। एक प्रश्न है साथियों आप लोगों से मेरा, ये बताइए कि संविधान के सभी प्रोविज़न, सभी प्रावधान एक समान महत्व के हैं क्या? संविधान के सभी प्रोविजन, सभी प्रावधान एक ही समान महत्व के हैं या फिर अलग अलग महत्व के हैं? क्यों भाई, जितना आर्टिकल 3 का महत्व है, क्या उतना ही आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का महत्व है, 15 क्लॉज 5 का है, 15 क्लॉज 6 का है? क्यों भाई, जितना मौलिक अधिकार या डीपीएसपी में संशोधन का महत्व है, क्या उतना ही 7वीं अनुसूची में संशोधन का महत्व है, या राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में संशोधन का महत्व है? बराबर है क्या ये सभी प्रावधानों मैंने आपको बराबर बताया क्या? तो आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा नहीं है, संविधान, हमारे संविधान में सभी प्रावधान एक समान महत्व के नहीं हैं। बस यही मैं आपसे जानना चाहता था, जो आप लोगों के दिमाग में विचार आ रहा होगा। वही मेरे दिमाग में आ रहा है, जो आपके दिमाग में आ रहा है वही मेरे दिमाग में आ रहा है। तो बस यही तो जानना चाहता हूँ मैं कि सर संविधान के सभी प्रावधान एक समान महत्व के नहीं हैं, इसीलिए संविधान में संशोधन करने के लिए एक जैसे बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सभी प्रोविज़न के लिए अलग अलग बहुमतों की आवश्यकता होती है। संविधान में 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। पहला होता है साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। दूसरा होता है विशेष बहुमत से। तीसरा संशोधन की प्रक्रिया है हमारे यहाँ विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, तो ये है भाई संशोधन के मामला। तो कि सर सभी प्रोविज़न, सभी प्रावधान एक समान महत्व के नहीं है, इसलिए सभी प्रोविज़न के लिए एक जैसी मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अलग अलग बहुमतों की आवश्यकता होती है, अलग अलग मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। कुछ प्रोविज़न हैं जो साधारण बहुमत से होंगे, जैसे भैया कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यदि आपको साधारण बहुमत से संशोधन करना है तो आप आर्टिकल 3 में संशोधन कर दो। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि भाई जो एक या एक से अधिक राज्यों से संसद एक नए राज्य गठन कर सकती है, उनकी नाम, सीमा, क्षेत्रफल इन सब में परिवर्तन करे कि नए राज्य गठन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये साधारण बहुमत से हो जाता है, साधारण बहुमत से हो जाता है। दूसरा आर्टिकल 169 ये बात करता है विधान परिषद
का सृजन, विधान परिषद का सृजन एवं उत्सादन विधान परिषद का सृजन और उत्सादन, ये काम आप साधारण बहुमत से कर सकते हैं। और यदि आपको राज्यपाल की अर्हताओं में संशोधन करना है, राज्यपाल की अर्हताओं में संशोधन करना है, तो ये कर सकते हैं आप लोग। राज्यपाल की अर्हता में संशोधन यदि आपको करना है तो आप साधारण बहुमत से कर सकते हैं। भाई राज्यपाल का जो असर है क्या पूरे भारत पर पड़ेगा क्या? है नहीं पड़ेगा ना पूरे भारत पर, तो इसलिए आराम से एक ही राज्य पर प्रभाव पड़ेगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? केंद्र करता है। अरे केंद्र करता है राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र ही तो करता है, तो केंद्र द्वारा राज्यपाल बनाया जाता है। ठीक है। अगर भाई साहब आपको विशेष बहुमत में, जैसे विशेष बहुमत से संशोधन करना है तो कौन कौन से प्रावधान है, कुछ सर्टेन प्रोविजंस आपको बता रहा हूं भाई। आर्टिकल नंबर 3 का कोई विधेयक है, आर्टिकल नंबर 3 में संशोधन करना है, साधारण बहुमत से कर दो। 169 में संशोधन करना है, साधारण बहुमत से कर दो। राज्यपाल की अर्हताओं में संशोधन करना है, साधारण बहुमत से कर दो। क्या साथियों, जितना ये महत्व रखते हैं, जितना संशोधन साधारण बहुमत वाला और इन सब से संबंधित महत्व रखता है, क्या उतना ही महत्व आपके मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को संशोधन करने वाला रखता है प्रस्ताव? भाई मौलिक अधिकारों में संशोधन आप साधारण बहुमत से करवा लोगे क्या? क्यों भाई? आप मौलिक अधिकारों में संशोधन साधारण बहुमत से करवा लोगे, डीपीएसपी में साधारण बहुमत से करवा लोगे। वो डीपीएसपी जो आपके सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, उसमें संशोधन करवा लोगे आप। और बेमौलिक अधिकार जो आपके भौतिक और नैतिक विकास करते हैं, आपका सर्वांगीण विकास करते हैं, वे मौलिक अधिकार, क्या उनमें आप साधारण बहुमत संशोधन करवा लोगे? नहीं सर, उनमें सर जी कम से कम विशेष बहुमत तो होना चाहिए। कम से कम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इनमें संशोधन करने के लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अभी बताऊंगा साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है। तो इन दोनों में मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में संशोधन करने के लिए क्या होनी चाहिए? विशेष बहुमत की हमें आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत, विशेष स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। अगला क्या है, एक बात बताइए साथियों, ऐसे प्रावधान जो पूरे के पूरे संघात्मक को, पूरे संघात्मक पर उनका असर पड़ रहा है, पूरे के पूरे फेडरल सिस्टम पर उनका असर पड़ रहा है, ऐसे प्रावधानों को जो आपके देश को भी प्रभावित कर रहे हैं और वो आपके राज्यों को भी प्रभावित करेंगे, ऐसा प्रावधान जो केंद्र और राज्य दोनों को प्रभावित करेगा, यानी कि वह आपके फेडरल सिस्टम को प्रभावित कर रहा है, संघात्मक ढांचों को प्रभावित कर रहा है, ऐसे प्रावधान में आप संशोधन विशेष बहुमत से करवा लोगे, या फिर भाई साहब विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए? कि सर तीसरा वाला मामला सही रहेगा, इसमें तो तीसरा वाला मामला सही रहेगा कि सर ये जो है, इसमें जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई यदि प्रावधान करना है, उसमें संशोधन करना है,
तो आपको विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसमें साथियों सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य डालते हैं वोट, यानी कि समझ रहे हैं आप मेरी बात, राज्यों की लोग भी उसमें शामिल हैं, राज्यों पर भी उसका असर पड़ रहा है, राज्य के विधानमंडल पर भी उसका असर पड़ रहा है। 7वीं अनुसूची में यदि संशोधन करना है तुम्हें, 7वीं अनुसूची में यदि संशोधन करना है, 7वीं अनुसूची का मतलब समझ रहे हैं, 3 लिस्ट ऑफ पावर। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया, 3 लिस्ट ऑफ पावर, शक्ति के वितरण की 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि साथियों कोई सब्जेक्ट यदि आपको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में या फिर केंद्र वाली सूची जो संघ सूची है उसमें डालना है, तो क्या होगा, ये वाला समर्थन चाहिए, ये वाला बहुमत आपको चाहिए ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनसे उनके नियुक्ति से संबंधित या उनसे संबंधित कोई प्रावधान करना है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई प्रावधान करना है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उससे संबंधित प्रावधान को भी आप विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, ये बहुमत चाहिए इसमें। प्लस आर्टिकल 368 में ही संशोधन करना है भैया, आर्टिकल 368 में ही संशोधन करना है। यदि आपको आर्टिकल 368 में ही संशोधन करना है तो आप लोगों को फ्री मेजॉरिटी चाहिए, 368 में ही संशोधन करना है। जैसे लाया गया था ना जीएसटी लाया गया था ना, जीएसटी है ना, और जीएसटी ने क्या केवल केंद्र सरकार को प्रभावित किया, नहीं भैया, राज्यों में भी है ना जीएसटी, तो एसजीएसटी है ना, तो राज्यों में भी जीएसटी लागू है। राज्य तो पूरे जीएसटी पूरे देश के लिए है, तो वो राज्यों में भी है, तो राज्य भी प्रभावित हैं। इसलिए जब जीएसटी आई थी तो ये वाला अनुसमर्थन चाहिए था मामला, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए था। और यदि राज्य की कार्यपाल की शक्ति का हमें परिवर्तन करना है, यदि नंबर 6 राज्य की कार्यपालिकी शक्ति, राज्य की एग्जीक्यूटिव जो पावर है उसमें संशोधन करना है, एग्जीक्यूटिव पावर में संशोधन करना है, कार्यपालिकी शक्ति में प्रोविजन करना है, कुछ संशोधन करना है। मतलब समझ रहे हैं, राज्यों की कार्यपालिकी शक्ति में एग्जीक्यूटिव जो पावर है, जो सरकार है राज्य की, उसमें यदि प्रोविजन करना है, केंद्र सरकार को संशोधन करना है, तो वो तो प्रभाव सभी राज्यों पर पड़ेगा ना। फिर जब वो प्रभाव सभी राज्यों पर पड़ेगा तो इसका मतलब ये वाले बहुमत चाहिए, ये वाला बहुमत चाहिए कि सर ये मामला है कुछ कि सर सभी प्रोविज़न संविधान के एक समान महत्व नहीं रखते, इसलिए सभी के लिए अलग अलग मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत से कुछ संशोधन अलग अलग होते हैं, विशेष बहुमत से अलग होते हैं, और कुछ के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो साधारण बहुमत मतलब क्या, क्वेश्चन पूछ सकता ना आपका कि साधारण बहुमत से आशय है, साधारण बहुमत का मतलब क्या है। साधारण बहुमत का मतलब है साथियों उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। उपस्थित, साधारण बहुमत का क्या मतलब है, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। अब मान के चलो 545 हैं लोकसभा में, अब 400 इकट्ठे हुए और 400 ही आए, उपस्थित 4 से हुए और वही मतदान करने वाले हैं, वही मतदान करने वाले हैं। तो उपस्थित और मतदान करने वाले जो लोग हैं उनका बहुमत चाहिए। उपस्थित कितने लोग हुए, 400 लोग हुए, और 400 का बहुमत कितना चाहिए,
भाई 400 का बहुमत क्या होगा? 400 का बहुमत होगा 201, 201 बहुमत होगा। तो ये चाहिए, ये है मामला। उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत होना चाहिए। क्लियर है? ये है साधारण बहुमत का मतलब। कि साधारण बहुमत से क्या आशय है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का जो बहुमत है वो आपका कहलाएगा साधारण बहुमत। विशेष बहुमत से आप क्या समझते हैं? विशेष बहुमत दो प्रकार से होता है। विशेष बहुमत, दो शर्त होती है विशेष बहुमत की। पहली शर्त, पहला तो चाहिए भैया सदन का बहुमत, उस सदन का बहुमत चाहिए, उस सदन का बहुमत आपको चाहिए, सदन का बहुमत चाहिए, प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, 2/3 उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए। तो विशेष बहुमत से क्या आशय है? विशेष बहुमत का मतलब है सदन का बहुमत चाहिए, जिस सदन में आप बैठे उस सदन का बहुमत चाहिए, है ना। 545 है, 545 का बहुमत कितना होता है? 273, मतलब 273 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत चाहिए 2/3। कैसा? 2/3 बहुमत चाहिए, 66% के आसपास, 2/3। बात समझ में आ रही है? तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। क्लियर है? तो विशेष बहुमत से क्या मतलब है? सदन का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। कैसा? 2/3। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि विशेष बहुमत से क्या है? विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? सदन का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ठीक है भैया? ऐसे ही विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का। विशेष बहुमत का मतलब तो वही है सदन का बहुमत, सदन का बहुमत, सदन का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत चाहिए, प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। भाई ये तो चाहिए ही चाहिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ये तो चाहिए ही चाहिए। सदन का बहुमत भी चाहिए प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए, मतलब विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। मतलब जब जीएसटी लागू हुई होगी तो आधे राज्यों का अनुसमर्थन मिला होगा। कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं, और 28 राज्यों का मतलब आधे राज्य मतलब 14 राज्य। तो 14 राज्य इसको अनुसमर्थन करेंगे, जब जाके ये कानून बनेगा, ये एक्ट बनेगा। ठीक है भैया? तो संविधान में संशोधन करने के लिए 3 प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। साधारण बहुमत का क्या मतलब होता है? उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। ठीक है? दूसरा होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत 2 इसकी शर्त होती है। पहली शर्त होती है सदन का बहुमत होना चाहिए, दूसरा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, 66% लोग होने चाहिए। विशेष बहुमत का संयम बिल्कुल नहीं कर दो, आधे राज्यों का अनुसमर्थन कर दो। तो कुछ प्रोविजन है जो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए जिनके लिए, कुछ विशेष बहुमत समर्थन चाहिए उनके लिए, कुछ साधारण बहुमत से हो जाते हैं, कुछ साधारण बहुमत से हो जाते हैं।
अब जैसे मौलिक अधिकार में संशोधन करना है, मौलिक अधिकार में संशोधन करना, 15 क्लॉज 7 जोड़ना है। 15 क्लॉज 6 तक तो है ना, वही 15 क्लॉज 6 तक तो है, और 15 क्लॉज 7 यदि आपको जोड़ना है तो क्या होगा, आपको मौलिक अधिकार में संशोधन करना है, मतलब विशेष बहुमत चाहिए। बात यहां तक समझ में आ रही है? एक नोट लिखिए साथियों, एक नोट लिखिए, आर्टिकल 368 के अनुसार साधारण बहुमत से किए गए संशोधन को तकनीकी आधार पर संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, मतलब आर्टिकल 368 कहता है कि जो साधारण बहुमत है, साधारण बहुमत से जो संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं तकनीकी आधार पर, ये संविधान संशोधन नहीं है। लेकिन ये दो ही हैं, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन होता है साधारण बहुमत से। लेकिन 368 कहता है कि तकनीकी आधार पर ये नहीं होता है। तो ये है भैया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में बताई गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और सभी प्रोविजन संविधान के एक समान नहीं होते, इसलिए एक समान मेजोरिटी, एक समान बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान में संशोधन करने के लिए 3 प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। अलग अलग प्रोविजन हैं जो अलग अलग मेजोरिटी से संशोधन होता है उनमें, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, और राष्ट्रपति के निर्वाचन, जो राज्यसभा के निर्वाचन प्रणाली है, बात करेंगे राज्यसभा में। तो इतना आपको समझ में आया या नहीं आया ये बताइए पहले तो। फ्रांस का संविधान हमने देख लिया, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जब तक आप सभी लोग क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी साथी बेहतर ढंग से पढ़ाई करें। खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।